हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का जो आपका वीकली टेस्ट 31 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए हमारा वीडियो का इस सेट 4 होने वाला है। तो सेट 4 में हम लोग मात्र आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो 3 पार्ट है उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें आपका सभी जो चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो 3 है, आंकड़ों का संगठन, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वर्गीकरण देखिए क्या है, वर्गीकरण है अपकृष्ट आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाता है। ठीक है, संतत चर किसको बोलते हैं, तो ऐसा चर जो निरंतर बढ़ते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतत चर बोलते हैं। विविक्त चर किसे कहते हैं, तो विविक्त चर में केवल निश्चित मान हो सकते हैं, इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। आगे देखिए, परास होता है क्या, तो चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम मानों के बीच का अंतर को हम लोग परास बोलते हैं। अपवर्जी विधि क्या है, तो अपवर्जी विधि में किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को उस वर्ग में शामिल किया जाता है, उसको उच्च वर्ग सीमा को नहीं किया जाता है। आगे देखिए, समावेशी विधि से आप क्या समझते हैं, समावेशी विधि में किसी वर्ग में उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। संतत चर का कोई उदाहरण बताइए, तो आयु हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा। परिवार का आकार किस चर का उदाहरण, तो विविक्त चर का उदाहरण है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, वर्ग अंतराल होता है तो किसी वर्ग के उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल होता है। बारंबारता वक्र क्या है, किसी बारंबारता वितरण का आलेखनीय प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। देखिए, चर क्या है, संतत और विविक्त चर के बीच भेद बताइए। तो चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिसका उपयोग किसी वस्तु और व्यक्तियों के गुण को मापने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जिसके मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण स्वरूप विभिन्न वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन एक समान नहीं होता है। आगे देखिए, संतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे यह पूर्णांक मान जैसे 1 2 3, भिन्नात्मक मान 1/2, 2/3, 3/4, अथवा वे मान यथायथ भिन्न नहीं है, जैसे √2 का 1.41, √3 का 1.732 हो सकता है। संतत चर निरंतर चलते रहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की आयु ऊंचाई हमेशा बढ़ते रहता है। उदाहरण स्वरूप किसी छात्र की ऊंचाई 50 से 120 सेंटीमीटर तक बढ़ता है तो उसके ऊंचाई के मान इसके बीच आने वाले सभी मान हो सकते हैं। अब विविक्त चर क्या होता है, विविक्त चर में केवल निश्चित मान हो सकते हैं, इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच हो सकता है, परंतु इसके बीच में कोई मान नहीं होते। जैसे किसी कक्षा में छात्र की संख्या, इसमें केवल पूर्ण संख्या होते हैं, कोई भिन्नात्मक मान नहीं, जैसे 0.5 नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, बोल रहा अपवर्जी आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी तथा समावेशी विधियों का वर्गीकरण करें। तो अपवर्जी विधि क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं तथा निम्न वर्ग सीमा को शामिल कर लिया जाता है। इस विधि के अनुसार कोई प्रेक्षण मूल्य जो उच्च वर्ग सीमा का बराबर हो उसे वर्ग में शामिल ना करके अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। दूसरी ओर यदि प्रेक्षण निम्न वर्ग सीमा के बराबर होती है तब उसे उस वर्ग के शामिल कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप 40 वर्ग 30-40 की उच्च वर्ग सीमा का बराबर है तथा वर्ग 40-50 के निम्न वर्ग सीमा के बराबर है। इन दोनों वर्गों के प्रेक्षण वर्ग 40 से 50 में रखेंगे। समावेशी क्या है, तो बोल रहा समावेशी विधि के अंतर्गत वर्ग अंतराल के दोनों वर्ग सीमाओं उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा दोनों को शामिल किया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे -0 से -4, 5 से -9। अब देखिए, चैप्टर नंबर जो 4 है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, इसका हम लोग अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये चैप्टर का। अब देखिए, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के किसी एक विधि का नाम बताइए। तो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण या सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण या आलेख्य प्रस्तुतिकरण। एक सारणी के 2 मुख्य भाग या अंग को बताइए। तो शीर्षक एवं सारणी संख्या। वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल कोण का मान क्या होता है, 360 डिग्री। किसी रेखा चित्र द्वारा बहुलक को प्राप्त किया जा सकता है आयत चित्र के द्वारा। अगर हम लोग देखते हैं वह रेखा चित्र जिसके द्वारा मध्यका के मान को ज्ञात किया जा सकता है, तो त्वरण या ओजाइव या संचय बारंबारता वक्र। ज्यामिति आरेख के 2 उदाहरण बताइए। तो दंड आरेख एवं वृत्त आरेख हो जाएगा। संचयी बारंबारता कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो संचयी बारंबारता 2 प्रकार के होते हैं,
एवं से कम बारंबारता और से अधिक बारंबारता। समय अनुसार वर्गीकरण को क्या कहते हैं? कालिक वर्गीकरण। सारणी में स्रोत को कहाँ लिखा जाता है? सारणी के नीचे लिखा जाता है। तोरण के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? तो ओजाइव या संचय बारंबारता भी होते हैं। आगे देखिए, आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण के 3 उपयोगिता को बताइए। तो यह आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक विधि है जो प्रस्तुतिकरण के अन्य विधियों की तुलना में सबसे अधिक बोधगम्य है। इसकी मुख्य उपयोगिता निम्न है। पहला, यह आंकड़ों को अमूर्तता को कम करती है। यह आंकड़ों को अधिक आसानी से समझने योग्य बनाती है। सारणी की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होती है। आयत चित्र के क्या विशेषता है? तो आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है आयत चित्र। इसकी प्रमुख विशेषता है, आयत चित्र एक द्विविमीय आरेख है। आयत चित्र केवल संतत चरों के लिए बनाए जाते हैं। सभी आयत साथ साथ होते हैं और दो आसन आयतों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। देखिए यहाँ आगे क्या बोला, सारणी में प्रयुक्त वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार बताइए। तो सारणी में विभिन्न वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक, एक मात्रात्मक, एक कालिक और एक स्थानिक। तो गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है? जब वर्गीकरण गुण जैसे सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग गुणात्मक वर्गीकरण बोलते हैं। मात्रात्मक वर्गीकरण क्या है? जब वर्गीकरण मात्रा जैसे आयु, कद, उत्पादन, आय इत्यादि के आधार पर होता है तो यह जो हमारा कहलाता है मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। कालिक वर्गीकरण समय के आधार पर वर्गीकरण कालिक वर्गीकरण कहलाता है और स्थानिक वर्गीकरण स्थान के आधार पर वर्गीकरण स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला, अब देखिए ये जो हमारा दूसरा बुक का चैप्टर नंबर 3 है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समस्या है। इसका भी हम लोग जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? वस्तुओं की कीमत में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है। आगे देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, IBRD का पूर्ण रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। उदारीकरण क्या? आर्थिक नीतियों के प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति उदारीकरण कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आरक्षित रखे गए हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित रखे गए उद्योग प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन। आगे देखते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था किसे कहते हैं? सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। भारत में किसी वित्तीय क्षेत्र का नियमन का दायित्व किनका है? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं 8 में राजकोष नीति क्या है? तो सरकार के कराधान एवं सार्वजनिक व्यय नीतियों की सामूहिक रूप से राजकोष नीति कहलाता है। अवमूल्यन क्या है? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना अवमूल्यन कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य सेवाओं को सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना ताकि विश्व के संसाधनों को इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो सके, पर्यावरण को भी संरक्षण हो सके। तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।